आज मौसम बहुत ही खुशगवार था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और मेरी नजरें न जाने किसकी मतलाशी थी। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने दोस्त अरसलान को कॉल की। यार अरसलान, तुम इतने दिन से कहाँ गुम हो? देखो ना, आज मौसम कितना हसीन है। जल्दी से मेरे घर आ जाओ। इस खूबसूरत मौसम में शिकार करने का डबल मजा आएगा। बस टाइम वेस्ट ना करो और जल्दी से मेरे घर के लिए निकलो। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और अपने शूज पहनने लगा। थोड़ी देर बाद अरसलान आ पहुंचा था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और हम दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब हम जंगल में दाखिल हुए तो उस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे। इस जंगल में आज हम पहली बार नहीं आए थे, बल्कि इससे पहले भी हम यहाँ कई बार शिकार कर चुके थे। मैं और अरसलान नजरें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो किसी चरिंद परिंद का नामो निशान तक न था। यार, ये जंगल आज कितना वीरान सा नजर आ रहा है। अरसलान ने उदासी भरे लहजे में कहा। हाँ यार, मुझे लगता है कि कल होने वाली बारिश की वजह से तमाम चरिंद परिंद कहीं छुपे हुए हैं। खैर, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, हो सकता है हमें कोई बड़ा शिकार हाथ लग जाए। ये कहकर मैं और अरसलान जंगल में निकल पड़े। हम ऊंचे नीचे रास्तों और पगडंडियों से होते हुए जंगल के दरमियान में पहुंच चुके थे, मगर अभी तक शिकार का कोई नामो निशान न था। हम अभी थोड़ी दूर चले ही थे कि हमें अचानक दरख्तों के एक झुंड से सरसराहट की आवाज आई। मैंने आवाज सुनते ही फौरन अपनी बंदूक तान ली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस आवाज की जानिब बढ़ने लगा। अरसलान भी मेरे पीछे पीछे बिल्कुल खामोशी से आ रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज तो कोई बड़ा शिकार ही लगेगा, क्योंकि जितनी बड़ी सरसराहट हुई थी, आमतौर पर इस तरह का शोर जंगली बकरियां या हिरन किया करते थे। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस आवाज वाली जगह पर पहुंच गए, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। अचानक मैंने अपना हाथ बढ़ाकर दरख्तों के झुंड वाले पत्तों को एक साइड पे हटाया तो क्या देखते हैं, हमारा 20 साल पुराना दोस्त असजद वहां पहले से ही मौजूद था। वो भी शिकार की गर्ज से जंगल में आया हुआ था। हम तीनों ही एक दूसरे को देखकर डर गए थे, क्योंकि जंगल की वसी खामोशी में पैदा होने वाली सरसराहट एक अजीब सा खौफ पैदा करती थी। ओ यार असजद, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंस पड़ा और मेरे गले लग गया। आज खैर तो है, तुम अकेले अकेले शिकार पर आ गए हो। हाँ यार, कल रात जब हम एक साथ में बैठे हुए थे, तब मैंने तुम्हारी और अरसलान की चैट पढ़ ली थी। मैंने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर तुम्हें वेलकम किया जाए, इसलिए मैं यहाँ पहले ही आ पहुंचा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। आज मैंने तुम लोगों को डरा दिया। ये बोलते हुए वो हंस पड़ा और हम भी हंसने लगे। फिर उसके बाद मैं उससे मुखातिब हुआ। यार असजद, आज तो बिल्कुल जंगल में शिकार नहीं है, कहीं तमाम जंगली हिरन तुम तो मारकर नहीं खा गए? मैंने मुस्कुराते हुए असजद से सवाल किया। मेरी ये बात सुनकर असजद भी मुस्कुराने लगा और हम तीनों शिकार की जानिब निकल पड़े। हम काफी देर जंगल में घूमते रहे, लेकिन हमें कोई भी शिकार नजर ना आया। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, एक तो ये जंगल इतना बड़ा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरसलान ने मायूसी से कहा। अरे यार, अभी तो आए हैं, हो सकता है हमें शिकार मिल जाए, मैंने चलते चलते कहा। यह सुनकर अरसलान और असजद भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलने लगे। जंगल में घूमते घूमते हमें 3 घंटे गुजर चुके थे। अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलने वाला था। यार अरसलान, तुम ठीक कहते हो, हमें अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि जंगल से निकलते निकलते भी हमें वक्त लगेगा। ये कहकर जैसे ही हम वापसी के लिए पलटे तो हमें अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने पीछे की तरफ देखा तो हमारा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। हमारे सामने एक बहुत ही खौफनाक जंगली बिल्ली खड़ी गुर्रा रही थी। वो कोई आम बिल्ली न थी, उसका साइज आम बिल्लियों से 4 गुना बड़ा था। उसका रंग काला सियाह था और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। आज हमने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्ली देखी थी, जो गुर्राती हुई बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। मैंने फौरन अपनी बंदूक संभाली और उसका निशाना लेने लगा। असजद और अरसलान मेरे पीछे छुप गए थे और मैं अपनी बंदूक ताने बिल्ली की तरफ देखे जा रहा था। वो अजीब तरीके से घुरा कर हमें देख रही थी, मानो हमसे कह रही हो कि यह जंगल सिर्फ मेरा है
तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? कुछ देर हम इसी सिचुएशन में खड़े रहे। जब मैंने देखा कि ये बिल्ली पीछे हटने वाली नहीं, तो मैंने सीधा उसका निशाना लेकर एकदम से फायर खोल दिया। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरा फायर मिस हो गया था और वो सामने मौजूद दरख्त के तने में पेवस्त हो गया। बंदूक के फायर से जंगल लरज उठा था। मैं हैरान हुए बिल्ली की तरफ देखे जा रहा था। मेरा निशाना तो कभी भी ना चूका था, लेकिन ये आज क्या हुआ? खैर, मैंने संभलते हुए बिल्ली की जानिब देखा। वो अभी भी खा जाने वाली नजरों से हमें घूर रही थी और हमला करने के लिए हमारी तरफ लपकी। जैसे ही उसने छलांग लगाई तो मैंने एक और फायर खोल दिया, मगर ये फायर भी मिस हो गया। अब बिल्ली ने अपने पंजे मेरी पीठ में पेवस्त कर दिए थे। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और हम जंगल की तरफ भागने लगे। बंदूक छूटकर मेरे हाथ से दूर जा गिरी और अचानक पत्थर से टकराने के बाद मैं नीचे मुंह के बल जा गिरा। मैं काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन जख्मों की परवाह किए बगैर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। अरसलान और असजद का कोई पता नहीं था कि वो किस तरफ भागे थे। इस घने जंगल में मैं किस तरफ भाग रहा हूँ, मुझे कोई इल्म न था। हमला करने के बाद वो बिल्ली जंगल में कहीं गुम हो गई थी और मैं था कि सर पट दौड़े जा रहा था। मेरे पाँव में झाड़ियों के कांटे लग रहे थे, मगर मैं इस सब की फिक्र किए बगैर किसी बेनाम मंजिल की तरफ भागा जा रहा था। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो बिल्ली शायद कोई ब्लैक पैंथर ना हो सकता है कि शायद हम उसे पहचान ना पाए हों। कोई बिल्ली इतनी खतरनाक तो नहीं हो सकती, जरूर वो कोई ब्लैक पैंथर ही होगा। मैंने मुसलसल भागते हुए अपने दिमाग में सोचा। कुछ देर और भागने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि अब मेरे पीछे कोई नहीं, तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं शदीद थक चुका था, मेरा पूरा बदन पसीने से शराबूर था। मैं इतना थका हुआ था कि कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। मुझे मालूम न था कि मैं जंगल के किस कोने में आ पहुंचा हूं। अचानक मुझे अपने सामने से एक रोशनी दिखाई दी। मैं उठा और उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगा। मेरा जिस्म जगह जगह से दुख रहा था और अब तो मेरा सर भी चकराने लगा था। दरख्तों का सिलसिला अब काफी कम हो चुका था और वो रोशनी किसी हवेली से आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे वो हवेली अब साफ नजर आ रही थी। चांद की रोशनी में यह जगह बहुत ही पुरअसरार और वहशत ज़दा लग रही थी। ओ खुदाया, इस जंगल में इतनी बड़ी हवेली, हम पहली बार तो नहीं आए, और ये हवेली हमें यहाँ पहले क्यों ना दिखाई दी? मैं खुद से ही सवाल किए जा रहा था, लेकिन मेरे कदम अजानी कुव्वत के जेर असर उस हवेली की तरफ बढ़े जा रहे थे। मेरा ख्याल था कि अरसलान और असजद भी इस तरफ ही भागे थे। हो ना हो वो भी इसी हवेली के आसपास ही मौजूद होंगे। मैं जंगल में काफी देर तक उनको पुकारता रहा और आवाजें देता रहा, लेकिन मुझे मेरी ही आवाज बार बार वापस आती सुनाई देती। चलते चलते आखिर में हवेली के करीब जा पहुंचा। जंगल की इस तारीकी में वो हवेली किसी खौफनाक भूत से कम का मंजर पेश न कर रही थी। ये जगह बहुत ही पुरअसरार और वहशत ज़दा लग रही थी। दूर से देखने में ऐसे लगता था जैसे ये हवेली नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक सा भूत खड़ा हुआ है। खौफ और घबराहट से मेरा दिलो दिमाग डूबता जा रहा था। मैंने काफी हिम्मत की और बड़ी मुश्किल से गेट तक जा पहुंचा। उस हवेली का दरवाजा 3 से 4 सदी पुराना लग रहा था। वो बहुत ही मजबूत लकड़ी से बना हुआ था। मैं काफी देर वहां रुका, उस दरवाजे और हवेली के इर्द गिर्द देखता रहा, मगर वहां मुझे कोई भी जी रूह नजर ना आया। मैंने ना चाहते हुए दरवाजे पर एक दस्तक दी और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अचानक थोड़ी देर के बाद मुझे किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब हो रही थी। फिर अचानक ही गेट एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। कौन है? एक बुढ़िया ने सर बाहर निकाल कर कहा। इस बुढ़िया की सूरत देखकर मैं कांप गया। उसने इस तरीके से बाहर दरवाजे की तरफ झांका मानो कुछ चुड़ैल खड़ी हो। यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आज तक हम कहानियों में सुनते और पढ़ते आए थे। उस बुढ़िया की शक्ल देखकर मैं एकदम कांप सा गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, सियाह चेहरे के साथ सफेद और बड़े बड़े बाल। चीख चीख कर मुझसे कह रहे थे
کہ यहाँ से निकल भाग, नहीं तो ये बुढ़िया तेरी हड्डियां तक चबा जाएगी। लेकिन मैं खौफ के मारे वहां से हिल भी ना पा रहा था। कयामत तो अब ये थी कि वो बुढ़िया बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस बुढ़िया ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा। मैं मुसाफिर हूँ और इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, शायद वो जंगल में कहीं खो गए हैं। अब रात हो चुकी है और मुझे घर का रास्ता भी मालूम नहीं, न जाने मैं किस डायरेक्शन में निकल आया हूँ। मैंने हकलाते हुए बुढ़िया से अपना मसला बयान किया। क्या मुझे आज रात के लिए पनाह मिल सकती है? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे मुंह से ये सारे अल्फाज बयान करा रही हो। मेरा दिल ही ना चाह रहा था कि मैं वहां एक लम्हे के लिए रुकूं, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं खुद ब खुद बोले जा रहा था, बस सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या आज आप रात के लिए मुझे यहां पनाह दे सकती हैं? वो बुढ़िया खौफनाक नजरों से मेरी तरफ घूरे जा रही थी। कौन है अम्मा? अचानक अंदर से किसी लड़की की आवाज मुझे सुनाई दी। बेटा कोई मुसाफिर है, काफी जख्मी भी है, और मेरी मदद करो, इसे अंदर ले चलते हैं। उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा और मेरा दिमाग तारीकियों में डूब गया। इसके बाद मेरे साथ क्या कुछ होता रहा मुझे कोई खबर नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। मेरे जिस्म पर मौजूद जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अचानक ही उस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा कमरे में दाखिल हो गई। तुम्हें होश आ गया? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उठना चाहा लेकिन नाकाम रहा। मैंने एक आह भरी, अरे भाई तुम लेटे रहो, तुम्हारे जिस्म पर काफ़ी जख्म आए हैं। मैंने मरहम लगाकर पट्टियां कर दी हैं, बस कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, उसने मेरे पास बैठते हुए कहा। वो निहायत ही खूबसूरत थी और उसकी नीली नीली गहरी गहरी आंखें मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थीं। एक अजीब सी कशिश उसकी आंखों में थी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे जिस्म पर ये जख्म कैसे आए? उसने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम चांद है। ओह अच्छा, तो तुम्हारा नाम चांद है, बहुत ही प्यारा नाम है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मैंने उसे अपने ऊपर बीतने वाली तमाम दास्तान सुना दी, जिसे सुनकर वो काफ़ी खौफज़दा लग रही थी। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ थे, वो कहाँ चले गए? पता नहीं, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आप लोगों की हवेली तक आ पहुंचा। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी महेश को भेजती हूँ ताकि वो तुम्हारे दोस्तों को जंगल से ढूंढ लाए। ये महेश कौन है और इस घर में कौन कौन रहता है? मैंने उस पर एकदम से सवालों की बौछार कर दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा नाम गजल है और महेश मेरा शौहर है। इस घर में मैं, मेरा शौहर और उसकी अम्मी रहती हैं, जिनसे आप पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। अचानक मेरे जहन में उस खौफनाक बुढ़िया का ख्याल आया। ओह अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं और जिस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला था वो आपकी सास है। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने असबात में सर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो ट्रे उसने मेरे सामने ला रखी। मैंने जब कपड़ा हटाकर देखा तो एक लजीज किस्म की खुशबू मेरे नाक के नथनों से टकराई। मेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा था। मैंने ये अंदाज़ा भी ना किया था कि इस सुनसान जंगल में मुझे इतनी लजीज डिश मिल जाएगी। भूख से मारे मेरा बुरा हाल था। वो भुना गोश्त देखकर मेरी भूख तो और भी बढ़ गई थी। लोग खाना खा लो, गजल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो मानो उसी के इशारे के लिए मुंतजिर था। मैं एकदम से खाने पर टूट पड़ा और किसी जंगली की तरह खाने लगा। गजल मेरे पास ही बैठ गई थी और मैं गोश्त खा रहा था। ऐसा गोश्त मैंने आज तक ना खाया था। वो मेरे खाने का अंदाज देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और खाने की ट्रे उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैं उसको जाता हुआ देखता रह गया। काश गजल, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो मैं तुम्हें अपने दिल की मलका बनाता। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें एक पल में ही चाहने लगा हूं।
मैं अपने दिल ही दिल में सोचे जा रहा था कि गजल कुदरत का एक हसीन तोहफा है। उसकी झील जैसी आंखों की कशिश में मैं डूब गया था। वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। मैं अभी इसी खुशगवार एहसास में था कि अचानक कमरे का दरवाजा फिर खुला। गजल कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ एक लड़का और वही बुढ़िया भी थी जिसे मैं पहले देख चुका था। वो अचानक मेरी तरफ मुखातिब हुई। ये देखो, ये महेश हैं और ये हमारी अम्मी है, गजल ने तारुफ करवाते हुए कहा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? महेश ने बगौर मेरी तरफ देखते हुए कहा। जी, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। यार, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे दोस्त कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो अपने घर वापस चले गए हों, महेश ने तफसीलन मुझे बताते हुए कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो यार, मैं तो उनके लिए भी काफी परेशान हूँ। अचानक बुढ़िया मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। अच्छा बेटा, ठीक हो जाओगे तुम, परेशान ना हो। उसके चेहरों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। वो बात तो मेरी तरफ कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें महेश और गजल की तरफ थीं, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अभी तुम आराम करो, हम फिर आएंगे, महेश ने कहा, और वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैं काफी देर गजल के बारे में सोचता रहा, और यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। रात के किसी पहर मेरी आंख सख्त प्यास की वजह से खुल गई। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कमरे की हर चीज दिखाई दे रही थी। मैं काफी मुश्किल से उठा। मेरे बिस्तर के सिरहाने की एक तरफ एक छोटा सा टेबल रखा गया था, जहां पानी का एक बड़ा जग मौजूद था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गिलास में पानी उंडेला और एक ही सांस में गटागट पी गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास ना बुझी थी। मैंने 2-3 गिलास पानी के पिए, तब जाकर मेरी प्यास बुझी। आज मैं अपने आप को कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मेरे अंदर एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी, और मेरे बदन में हल्की हल्की दर्द की टीसें उठ रही थीं। अचानक ही मेरी नज़र अपने बाजू पर बंधी हुई पट्टी पर जा पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा, जिससे थोड़ा थोड़ा खून भी लगा हुआ था। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन मेरे सोने से पहले तक उस पट्टी पर कोई खून न था। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और दोबारा लेट गया, लेकिन नींद अब मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी महसूस हो रही थी, और मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ये रात मैंने आंखों में ही गुजार दी। सुबह होते ही गजल मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। वो मुझे देखते हुए बोली, अरे ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी थी। गजल, ये देखो, ये पट्टी तो यहाँ नहीं थी, और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से देखते हुए उसे बताया, तुम्हारे बाजू पर एक जख्म था और एक बहुत जहरीला कांटा इसमें चुभा हुआ था। मैं जब कल कमरे में आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर चुभा हुआ कांटा देख लिया था। मैंने कांटा निकालकर पट्टी लगा दी थी। शायद ये खून उसी वजह से निकला होगा। गजल ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, और मैं नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ता करने के बाद मुझे फिर भी एक वहम सा सता रहा था। मैंने अपने बाजू से पट्टी खोली और अपने जख्म की तरफ देखने लगा। मेरे बाजू पर अब भी खून जमा हुआ था, और वहां 2 नन्हे मुन्ने सुराख से थे। मैंने जब अपना बाजू दबाया तो खून के 2 कतरे उन नन्हे सुराखों से बरामद हुए। मैंने दोबारा पट्टी अपने बाजू पर बांधी और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने में गजल और महेश कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी खड़े हो गए, महेश ने गहरी नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। बस यार, मैं बैठे बैठे थक गया था, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर टहल लो। अच्छा तो फिर आओ, तुम्हें अपनी हवेली दिखाता हूँ। मैं खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। महेश और गजल मुझे हवेली के मुख्तलिफ कमरे दिखा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के सभी कमरों में बहुत ही उम्दा सजावट की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नजर एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाजा बंद था। इस कमरे की खिड़की के पास मुझे एक साया सा दिखाई दिया, जो कि एकदम ही वहां से गायब हो गया। मैंने इसे अपना वहम समझा और महेश और गजल के साथ चलता रहा। उन्होंने मुझे हवेली के और तो सारे कमरे दिखाए, लेकिन वो कमरा नहीं दिखाया था जो कि बंद था। बहरहाल ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। रात को मैं सो रहा था कि अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरे बाजू में सख्त दर्द हो रहा था। दर्द इतना शदीद था कि मैं उठ बैठा। जब मैंने दोबारा अपने बाजू की तरफ नजर की
तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक साया सा मेरे बाजू पर झुका हुआ था और वो मेरा खून पी रहा था। अचानक ही मेरे मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली। मेरी चीख सुनकर उस साये ने मेरी तरफ देखा। उफ मेरे खुदा, उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी, बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह जिससे डरकर हम जंगल में भागे थे। उसने खूनी नजरों से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहां से गायब हो गया। ये देखकर मेरा जिस्म बुरी तरह से कपकपाने लगा था और मैं मुसलसल अपने बाजू की जानिब देखे जा रहा था जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नजर फिर अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अब पट्टी बंधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा गजल ने ही दोबारा पट्टी कर दी होगी। अब मुझे दिल ही दिल में यकीन हो चुका था कि इस हवेली में कोई खौफनाक साया है और वो साया उस खौफनाक बिल्ली का ही है। मुझे अब इस हवेली से खौफ आने लगा था। मेरा इरादा था कि अब जल्द ही हवेली से भाग जाऊं, लेकिन मेरे दिल को एक अनजाना सा डर लगा हुआ था। अब मुझे इन लोगों पर शक होने लगा था। मुझे डर था कि अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा तो कहीं ये लोग मुझे दोबारा न दबोच लें। लेकिन गजल के बारे में मेरा ख्याल ऐसा न था। मैं अब भी उसे अपना हमदर्द समझ रहा था। काफी देर से मैं गजल का इंतजार कर रहा था मगर वो ना आई। दिन के 11 बज रहे थे। आखिरकार मैं तंग होकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। बाहर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल एक अनजाने खौफ से धड़का। मुझे ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा लग रही थी। मैंने मुख्तलिफ कब्रों का जायजा लिया मगर गजल, महेश और वो बुढ़िया मुझे कहीं भी नजर न आए। मैं फिर अपने कमरे की जानिब वापस मुड़ा और चलता हुआ राहदारी में आया। अचानक मुझे हल्के हल्के कहकों की आवाजें सुनाई दी। मैंने गौर किया तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये आवाजें उस बंद कमरे से आ रही थीं जिसके पास मैंने उस साये को देखा था। मेरे कदम उस कमरे की तरफ उठने लगे और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं जब कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से महेश की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, अब हमें इसका काम तमाम कर देना चाहिए। पहले भी इसका दोस्त यहाँ से भाग गया था, कहीं ये ना हो कि ये भी यहाँ से भाग जाए और हमारे हाथों से निकल जाए। फिर दूसरी आवाज मुझे गजल की सुनाई दी, महेश तुम फिक्र न करो, आखिर ये हमसे बचकर कहाँ जाएगा, इसे तो हमारी बिल्ली ही खत्म कर देगी। गजल की ये बात सुनने के बाद गजल और महेश ने जोरदार कहकहे लगाना शुरू कर दिए और मैं वहीं बुत बना उनकी बातें सुन रहा था। मेरी टांगें खौफ के मारे लरज रही थीं। एक लम्हे को मैंने सोचा कि यहाँ से दौड़ लगा दूं और भाग जाऊं। गजल, महेश और बुढ़िया की आवाजें खौफनाक हो चुकी थी और वो उसी खौफनाक आवाज में मुसलसल कहकहे लगाते जा रहे थे। जहां खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी वहीं मुझे अब गुस्सा भी आने लगा था। इतना बड़ा धोखा, गजल मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकती। मैं दिल ही दिल में अब भी गजल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था, मानो मुझे अपने कानों पे यकीन न हो रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिल में यह ख्याल आया कि गजल कोई इंसान न थी बल्कि वो भी उन्हीं की तरह एक बदरूह थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की से अंदर की जानिब झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। गजल, महेश और बुढ़िया की शक्लें बहुत ही खौफनाक हद तक बिगड़ गई थीं। उनके मुंह से दांत बाहर को निकले थे और खून बह रहा था। उनके हाथों के नाखून काफी हद तक बड़े हुए थे और उनके आगे एक लाश पड़ी थी जिसे वो नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। अचानक महेश ने मुझे खिड़की से झांकते हुए देख लिया। मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो अचानक कहकहा लगाकर बोला, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारे दोस्त की लाश कितनी लजीज है। कल रात हमने तुम्हें इसी का तो भुना हुआ गोश्त पेश किया था, क्या मजा नहीं आया। मुझे देखकर वो खबीस अंदाज में मुस्कुराया। ये देखकर गजल और वो बुढ़िया भी अपने खूनी दांत निकालकर हंसने लगी। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। मैं गुस्से से चीखा। तुमने ठीक पहचाना, हम इंसान नहीं और ना ही हमारा ताल्लुक किसी इंसानी मखलूक से है। ये हमारा घर है और ये जंगल भी हमारा है। यहाँ जो भी आएगा वो मरेगा। हम सदियों से रह रहे हैं, लेकिन इंसानों को ये बात समझ ही नहीं आती। वो खुद ही मरने के लिए हमारे पास खींचे चले आते हैं। महेश ने भयानक आवाज निकालते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त असजद भी हमारी कैद में था मगर वो भागने में कामयाब हो गया।
खैर कोई बात नहीं, हमारी बिल्ली ही उसके लिए काफी है। वो चाहे जितना भाग ले, घर जिंदा नहीं जा सकेगा। ये सुनकर मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो तीनों मेरे सामने खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। महेश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी लग रही थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, मगर मेरे पांव जरा भी हरकत ना कर रहे थे। मैं बस मरे मरे कदमों से 2 कदम पीछे ही हट पाया था। अचानक उनकी शक्लें बदलने लगी और चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट ने जन्म लिया। महेश ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। न जाने उसके हाथ में इतनी कुव्वत कहां से थी कि मैं अपने जिस्म को हिला ना पा रहा था। अचानक ही मुझे महेश की चीख सुनाई दी। उसने मुझे हवा में उछाल दिया और खुद दूर जा गिरा। जैसे ही मैं जमीन से उठा, मेरा दोस्त असजद मेरे सामने खड़ा था। वो अपने मुंह में आयत करीमा पढ़ रहा था और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके सिरे पर आग जल रही थी। ये देखकर मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। मेरा दोस्त वहां पहुंच चुका था। मेरे खुदा ने मेरे दोस्त को मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। मेरे दोस्त फिक्र न करो, मैं आ गया हूं। इन्होंने हमारे दोस्त अरसलान को मार डाला। मैं यहां से भागने में कामयाब हुआ और पीर बाबा से इनकी मौत का सामान ले आया हूं। मुझे पता है कि इनको आग से ही खत्म किया जा सकता है। महेश खौफजदा नजरों से असजद को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर अचानक मौत का खौफ छा गया और वो डरी डरी नजरों से असजद के हाथ में मौजूद आग को देख रहा था। उसके शैतानी चेहरे पर घबराहट के आसार नुमायां थे। अचानक असजद ने अल्लाह का नाम लेकर वो आग वाली लकड़ी महेश के ऊपर फेंक दी। बस फिर क्या था, महेश चलने लगा और उसकी चीखें पूरी हवेली में सुनाई दे रही थी। वो हवेली में इधर उधर भाग रहा था। आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। चंद ही लम्हों बाद वो जलकर खाकस्तर हो गया। अचानक मेरी नजर गजल पर पड़ी। उसने एक छलांग लगाई और मेरे कंधों पर सवार हो गई। मैं डरकर हवेली से बाहर की तरफ भागा। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने अपने पैरों के नाखून मेरे कंधों में गड़ा दिए थे और झुककर मेरी गर्दन में दांत गाड़ दिए थे। उसने मुझे इतनी ताकत से जकड़ा हुआ था कि मैं उसे खुद से नीचे ना उतार पाया। मैं बस हवेली से बाहर की तरफ एक सिमत को भागते हुए जा रहा था और वो मुझ पे सवार मेरी गर्दन में दांत गाड़े मेरा खून पी रही थी। भागते हुए जो मंजर मैंने देखा वो दिल दहला देने के लिए काफी था। वो शैतानी बुढ़िया असजद को नीचे गिरा चुकी थी और उसकी गर्दन में दांत गाड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन असजद हाथ पांव मार रहा था और अपना मुंह हिला रहा था। बस इसी खौफ ने मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अचानक एक ठोकर लगने पर मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकला। जैसे ही गजल ने अल्लाह का नाम सुना तो वो मुझे झटका देकर मुझसे अलहदा हो गई और जंगल के दरख्तों में कहीं गुम हो गई। मैं मुसलसल गिरता पड़ता भागता रहा। मुझे अपने सामने दरख्तों का एक झुंड दिखाई दे रहा था। मैं जाकर उन्हीं दरख्तों में से एक के पीछे छुप गया। अब गजल मुझे इधर उधर ढूंढ रही थी, मानो चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा था। वो मुझे दबोचने के लिए इधर उधर मुंह मार रही थी, लेकिन मैंने खुद को दरख्तों में छुपाया हुआ था। उसके गुराने की आवाज अभी भी मेरे कानों में आ रही थी, मगर डर के मारे मैंने अपना सांस बंद किया हुआ था। मेरी गर्दन पर अब भी जख्म का निशान मौजूद था और उसमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए दरख्तों की ऊंट से झांका तो मुझे गजल की पुश्त दिखाई दी। वो बस खूंखार नजरों से इधर उधर का जायजा ले रही थी, मानो मुझे ही ढूंढ रही थी। उसे देखकर मैं फिर छुप गया और दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा। आज मौत को इतने करीब से देख के मुझे अपनी जिंदगी में किए हुए तमाम बुरे काम याद आ रहे थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। हमारा दोस्त अरसलान तो मर चुका था और इधर असजद की भी फिक्र मुझे खाए जा रही थी। मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ बैठा था। गजल के खुराने से वहशत फैल रही थी। उसकी खौफनाक आवाज दिल दहला देने के लिए काफी थी। मुझे ढूंढते ढूंढते वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होती जा रही थी, मानो वो मुझे सूंघ रही थी। उसने दरख्तों के इस झुंड में मेरी बू पा ली थी और वो मुझे पकड़ने के लिए बेताब थी। मौत और जिंदगी का ये खेल कितना भयानक था, शायद इसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अचानक मुझे अपने पीछे गुराहट की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गजल बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी।
اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے خرخراہٹ کی آواز اور گردن سے خون ابلنے لگا جسے وہ گھٹا گھٹ پیے جا رہی تھی۔ اچانک ہی غزل نے ایک بھیانک چیخ ماری اور مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے اسجد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشان تھے جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں جینے کی ایک امید اٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اس شیطانی بڑھیا کا کلا کما کر دیا ہے۔ میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور گردن پر موجود سوراخوں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ اسجد نے وہ لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام شیطانی داستان اسجد کو سنا دی۔ اسجد نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا اور آہستہ آہستہ جنگل سے باہر نکلنے لگا۔ موت اور زندگی کی یہ جنگ ہم دوست جیت چکے تھے، لیکن ہمارے ایک دوست نے اپنی جان کھو دی تھی۔ جہاں ہمیں اپنی جان بچنے کی خوشی تھی، وہیں اپنے دوست کا غم بھی ہمیں کھائے جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم جنگل سے باہر آ گئے۔ ارسلان کی گاڑی اب بھی سڑک پر موجود تھی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ بس اسی درد کے ساتھ ہم گھر واپس لوٹ آئے۔ آج بھی جب ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔